हेलो बच्चों, क्लास 10 के फिजिक्स का आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरे चैप्टर का ये नाम है। लाइट चैप्टर का नाम हो गया, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस वन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन in this chapter. So let's start, and today will be just like the introduction about light and so many facts related to light. Those things we will study today. So let's start the definition of light. Children, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। न्यूक्लियर एनर्जी हो, एटॉमिक एनर्जी हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मास नहीं होता है। दिस इज द फैक्ट अबाउट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. We can say invisible form of energy which makes things visible. Due to light, we can see the things around us. Otherwise, if there would be no light, we would not be able to see this colorful world. Light helps us to see the things around us. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराता है, किसी ऑब्जेक्ट से जब वो टकराता है लाइट, देन क्या होता है कि लाइट बाउंस बैक हो गया। बच्चों, तो शायद आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट हो तो क्या होगा? ऑलमोस्ट लाइट उससे पास कर जाएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में लाइट उससे टकरा के लौटेगा। तो वो वैसे ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है, तो जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होता है, टकराता है, तो क्या होगा? लाइट टकरा के लौट गया और वो लौटा हुआ रे ऑफ लाइट, जिसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, अगर जब हमारी आंखों में इंटर करेगा तो क्या होगा? हम उस ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पर लाइट इंसिडेंट नहीं हो, नहीं टकराए और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आए और हम उस ऑब्जेक्ट को देख लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होना चाहिए? आंख तो है ही जरूरी, लाइट भी होना जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड अस। लाइक सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस रूम के, इस कमरे के बाहर है, उस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, यहाँ से ही पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि लाइट उस पर इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, बट वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है और इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। माना कि हम लोग अंधेरे रूम में हैं, वहाँ कोई लाइट नहीं है और कोई आदमी बाहर है, तो अंधेरे में बैठा हुआ आदमी, अंधेरे रूम वाला आदमी बाहर वाले आदमी को देख पाएगा, क्योंकि वहां लाइट है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा और तब उस अंधेरे वाला आदमी भी उस बाहर वाले लाइटेड प्लेस वाले आदमी को वो देख पाएगा। लेकिन अगर लाइट में जो आदमी है वो अंधेरे रूम वाले आदमी को देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अंधेरे में लाइट नहीं है और उस आदमी से रिफ्लेक्ट होकर लाइट उसकी आंखों तक नहीं जाएगा और वो नहीं देख पाएगा। इस तरह से लाइट हमारी आंखों में देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। हमारी आंखों में इंटर किया, हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में ही, लेकिन बहुत बाद में है वो। तो लाइट हमारी आंखों में इंटर करता है, हमारी आंखों में लेंस भी है, वो लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाता है और इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। बच्चों, तो अभी जो भी चीज मैंने आपको बताया वो क्या था?
जस्ट लाइट का डेफिनेशन और लाइट हमें कैसे अपने चारों ओर की चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो एक आप कह सकते हो ये नेचर का दिया हुआ नेचुरल सोर्स फॉर्म ऑफ लाइट है जो कि हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। दूसरा पता है लाइट का यूज, ये कम्युनिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इस ऑप्टिकल फाइबर से लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है विदाउट एनी लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है और इस तरह से एक बार में उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 30,000 टेलीफोन कॉल साइमल्टेनियसली आ जा सकता है। तो लाइट कम्युनिकेशन में मदद करता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। बच्चों तो ये बहुत इस तरह से बहुत सारी बातें हैं लाइट के बारे में जिसे हम लोग जान सकते हैं, जानने की कोशिश हमें करना चाहिए और मैं भी जहाँ तक पॉसिबल हो मैं भी बताती हूँ आपको। तो ये हमारा हो गया लाइट का डेफिनेशन और हाउ लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट किसी ऑब्जेक्ट को कैसे हमें देखने में मदद करता है, ये चीज ठीक है। तो ये इतना हम लोग जान गए। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमारा होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से डिफरेंट मीडियम में, मीडियम किसको कहिएगा, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है, जिसके थ्रू लाइट आर पार जा सकता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे मीडियम फॉर लाइट। उसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम भी कहते हैं। तो डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड इस तरह से है और सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ है पता है आपको, वैक्यूम में या एयर में। बहुत कम का डिफरेंस है लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का कहाँ होगा, या तो वैक्यूम में या एयर में। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ बातें थी लाइट के बारे में, जो बेसिक बातें जो हम लोग क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा आपने, फिर हम लोग 10 में भी इसको रिकॉल किए। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं तीसरा जो टॉपिक हमने लिखा है यहाँ, नेचर ऑफ लाइट। तो क्लास 9 में आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलता है, उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम अपने ही प्लेस के, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे ऑसिलेट करता है और डिस्टरबेंस को आगे पहुंचाता है। और ट्रांसवर्स वेव में जिधर वेव का डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट करता है, वो हमारा हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए लाइट के नेचर को अभी भी लोग कंफ्यूजिंग ही मानते हैं। अभी भी इसके बारे में एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली लाइट का कौन सा नेचर है। तो सबसे पहले हाइगेन नामक साइंटिस्ट, हाइगेन नेम्ड साइंटिस्ट, ये इन्होंने क्या कहा कि किसी भी सोर्स से लाइट जो निकलता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ट्रैवल करता है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक जो है एक वो इमेजिनरी मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है
कैसे, किस वेव के रूप में? लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में। और उस इमेजिनरी मीडियम को उन्होंने कहा ईथर। ईथर के थ्रू लाइट ट्रैवल करता है, किस वेव के रूप में? लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। लेकिन ये जो उनका ये थ्योरी था वो आगे चल के गलत प्रूव हो गया, और उन्होंने कहा था कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? डेंसर मीडियम में होता है, जो कि बाद में चल के ये कॉन्सेप्ट उनका रॉन्ग हो गया। उसके बाद तो ये जो क्या था वो नेचर ऑफ लाइट में हाइगन का क्या था? वो ये वेव थ्योरी था। लाइट फ्रॉम अ सोर्स is emitted and travels like the longitudinal wave through an imaginary medium, उसको उन्होंने क्या कहा था? वो ईथर। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल था उसका हाइगन का, वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ओके, अब लेकिन ये जो था थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वो एक्सप्लेन कर सकता था। उसके बाद दूसरा आया थ्योरी, जिसमें था जिस थ्योरी को कहते हैं हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी। मेन चीज इसमें आप समझ गए, वेव थ्योरी में किसने दिया था? हाइगन ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल्स लाइक द लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू एन इमेजिनरी मीडियम विच वी कॉल ईथर। ईथर के थ्रू ट्रेवल करता है। वो ये जो थ्योरी था वो प्रूव करने में, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को प्रूव करने में वो हेल्पफुल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाया था। अब देखिए दूसरा थ्योरी आया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पसल्स मीन्स पता है आपको? कॉर्पसल्स मीन्स पार्टिकल। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, जिन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया था। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूटन। इसमें क्या कहा गया कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड एज पार्टिकल। कॉर्पसल्स के रूप में किसी सोर्स से लाइट एमिट होता है और वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करते रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी बता पाया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो ये था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और इससे पता क्या चला कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड एज पार्टिकल्स एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। उसके बाद थर्ड आया मैक्सवेल्स वेव थ्योरी फॉर लाइट। मैक्सवेल का क्या था? वेव थ्योरी फॉर लाइट था। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि बच्चों, ये जब आप सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन पढ़िएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आप 12 में अच्छे से इस बात को समझिएगा कि मैक्सवेल ने कहा क्या कि स्पेस में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट के कारण चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है। तो इस दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स लाइक द ट्रांसवर्स वेव एंड दैट इज वाई ये लाइट जो है ट्रांसवर्स के वेव के रूप में ट्रेवल करता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो वो जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
लाइट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग लाइक द ट्रांसवर्स वेव। और इसे हम लोग ये थ्योरी था किसका दिया हुआ, मैक्सवेल का वेव थ्योरी फॉर लाइट दिया हुआ था। फाइनली पता है ये सारे तीनों थ्योरी के बाद क्या हुआ कि लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, न तो लाइट को वो कर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब लाइट न तो पार्टिकल नेचर इसको होता है और न ही वेव नेचर होता है, ये दो ड्यूअल नेचर है इसको। ये फेनोमेना के अकॉर्डिंग इसके पार्टिकल नेचर को, जिसमें हम लोग कहते हैं ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, जो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी कर सकते हैं उसको हम लोग, तो उसके कारण लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। और वेव थ्योरी के अनुसार ये वेव के ट्रांसवर्स वेव के रूप में ट्रेवल करता है। तो इस दोनों ही नेचर को कंसीडर किया गया और उसे इसके आधार पर कहा गया क्या, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दोनों तरह का नेचर है ये, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही। अब बच्चों एक और बच गया जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी फॉर नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, ये क्वांटम थ्योरी क्या था, क्वांटम थ्योरी में था कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड लाइक अ बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में किसी सोर्स से लाइट एमिट होता है और वो लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, और उस बंडल ऑफ एनर्जी को क्वांटम थ्योरी में कहा गया फोटोन। फोटोन तो इसमें क्वांटम थ्योरी में क्या था कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड एज द बंडल ऑफ एनर्जी दैट वी कॉल एज फोटोन, और इस फोटोन के एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, 9th में भी हम लोग पढ़े थे इस सिंबल को। तो E हो गया एनर्जी ऑफ अ फोटोन, H हो गया, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक PLANK, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या था, वो फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और इस तरह से फाइनली हम लोग को क्या पता चला कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, neither wave nature nor particle nature, it has dual nature। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हाउ लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल, नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़े आप, वो हाइगन ने क्या दिया था, वेव थ्योरी, उसमें उन्होंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में लाइट ट्रेवल करता है। फिर वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या आया, लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड एज द particles and that stream of particle keep on traveling in straight line path। उसके बाद आया मैक्सवेल्स वेव थ्योरी फॉर लाइट। मैक्सवेल ने क्या कहा कि लाइट फ्रॉम अ सोर्स is emitted and travels like the transverse wave due to the moving charges and magnetic field produced। Light travels perpendicular to the two things, electric field and magnetic field। और इसे कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर वेव के रूप में ये चलता है, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद आए क्वांटम थ्योरी फॉर नेचर ऑफ लाइट। इसमें क्या था, लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज एमिटेड एज अ बंडल ऑफ एनर्जी, जिस बंडल ऑफ एनर्जी को क्या कहा गया, क्वांटा, और उसके एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। इस तरह से नेचर ऑफ लाइट फाइनली क्या डिसाइड किया गया, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ओके चिल्ड्रन, सो दीज वेर सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू लाइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और भी रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल
हेलो बच्चों, तो फिर हम लोगों ने लाइट के नेचर के बारे में हम लोगों ने कौन कौन सा जो भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स थ्योरी फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट, देन क्वांटम थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग और थोड़ी सी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो वो क्या है? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसको कहिएगा? द स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, इसे हम लोग कहेंगे रे ऑफ लाइट। दो स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, उसे हम लोग कहेंगे रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट को जब भी हमें शो करना होगा उस पर एरो दिखाना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किधर से किधर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बीम ऑफ लाइट। बीम किसे कहिएगा? अब बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ मीन्स मोर देन वन रे व्हेन ट्रेवल्स अक्रॉस एनीवेयर, उसको हम लोग कहेंगे बीम ऑफ लाइट। अब बीम क्या होगा? पैरेलल बीम। तो जब बहुत सारा रे इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करते हैं तो इसे हम लोग पैरेलल बीम कहेंगे। जैसे कि बहुत दूर से में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो रे ऑफ लाइट हम तक पहुंच रहा है, वैसे बीम को आप लोग कहिएगा पैरेलल बीम। लाइक सन से आता हुआ बीम पैरेलल बीम होगा। उसके बाद है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम किसे कहिएगा? बहुत सारा रे जब एक ही पॉइंट पर एक ही जगह कलेक्ट हो जाता है तो उसे हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। लाइक जब आप लेंस से रे ऑफ लाइट को ट्रैवल करने दीजिएगा, पास होने दीजिएगा, तो ऑल द रेज विल गेट कलेक्टेड एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस, और ये कन्वर्जिंग बीम कहलाएगा। उसके बाद है डाइवर्जिंग बीम किसे कहिएगा? एक पॉइंट से निकल के बहुत सारा रे जब इस तरह से ट्रैवल करता है तो इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग बीम। अगर कॉन्केव लेंस से हम रे ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को पास होने दें तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाता है, और इसे आप लोग कहिएगा डाइवर्जिंग बीम। ये हो गया डाइवर्जिंग बीम। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड फंडामेंटल चीज़ों को रिकॉल किया, जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। तो इतना रिकॉल करने के बाद अब हम लोग लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों ये हम आपका वो था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी हो और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो यू कैन सजेस्ट मी, आई विल इम्प्रूव दैट वन। So thank you for watching this video, and if you understand, if you like it, comment, share and subscribe. I will be thankful for you all. Thankful for this one to all of you. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.